नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ दो बैलों की कथा कहानी के प्रश्नों को हल करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी, जिनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों, देखते हैं हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के बाद और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है पाठ से, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? उत्तर इस प्रकार है। कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर इस प्रकार है। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया जो झूरी का साला है, उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को भूखा सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अर्थात बैलों के प्रति अन्याय होता हुआ देखकर उस बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर इस प्रकार है। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कौन कौन से हैं? सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। ये सभी नीति विषयक मूल्य है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर इस प्रकार है। गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर इस प्रकार है। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हुई है जिनसे हमें पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना है, क्या है पहली घटना? दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोका। चौथी घटना है, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। पांचवी घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना है,
कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक क्या है, सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। सातवां प्रश्न, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके स्थान पर आकर खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गाँव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। आठवां प्रश्न है बच्चों, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर इस प्रकार है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से हमें पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। 9वां प्रश्न, आज से स्पष्ट करना है पंक्तियों का। पहला है का, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। खा में है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। पहली पंक्ति का है का हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को प्राणियों से श्रेष्ठतम मानता है किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। खा में है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। 10वां प्रश्न है, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। इन का खा ग में से हमें आंसर छांटना है। तो काम है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। खा में है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घा में है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। उत्तर चारों में से है ग। उत्तर है, वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। कौन? गया।
11वां प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। हीरा और मोती ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर इस प्रकार है बच्चों। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े उन्हें भूखे रहना पड़ा। विरोध किया तो बंधन में पड़े उन्हें भूखा रहना पड़ा। प्रतिक्रिया, मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता। उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी नहीं कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर दिया था। किसके मन में भय उत्पन्न कर दिया था? गया के मन में। गया कौन था? झूरी का साला। 12वां प्रश्न है, देखिए बच्चों, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? उत्तर इस प्रकार है। हाँ, हीरा और मोती ने अपनी परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयाँ सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा और मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते हैं। वे दोबारा गया के घर जाते हैं। उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहाँ से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंत में कांजी हाउस में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना तथा इसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना आदि आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। आदि सभी बातें आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। भाषा और अध्ययन से पहला प्रश्न है। इसमें 2 वाक्य दिए हुए हैं, जिनमें पहला वाक्य बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। इन दोनों वाक्यों में ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? निपात अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात अव्यय। कहानी में ऐसे 5 ऐसे वाक्य हमें छांटे जिनमें निपात अव्यय का प्रयोग हुआ हो, निपात का प्रयोग हुआ हो, जहाँ पर ही और भी का प्रयोग हुआ हो। तो ही का प्रयोग वाले 5 पंक्तियाँ हैं। दोनों साथ उड़ते, साथ नाद में मुंह डालते और रथ ही बैठते, साथ ही बैठते। साथ ही क्या बैठते? जमीन पर बैठते। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। वो सोचते थे ज़्यादा से ज़्यादा वजन खुद की गर्दन पर ही रहे, गर्दन पर ही रहे, यानी मेरी ही गर्दन पर रहे। तो जो ही है ये निपात है। यह ही उनका आधार था। यही कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता था। तो जो ही है ये क्या है? निपात है वाक्यों में। अब हम भी निपात से बने वाक्य देखते हैं, जिन वाक्यों में भी निपात का प्रयोग हुआ है। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक मुंह हटाता है तो दूसरा भी हटा लेता था। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो यहाँ पर जो भी है ये क्या है? निपात है, निपात अव्यय है। 14वां प्रश्न है। रचना के आधार पर हमें वाक्य भेद बताने हैं, उपवाक्य भी छांटने हैं और उसके भेद भी लिखने हैं। जैसे कि वाक्य है,
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। इस लाइन में, इस वाक्य में, वाक्य का कौन सा भेद है? मिश्र वाक्य है। उपवाक्य है इसमें, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ये क्या है? इसमें उपवाक्य है और भेद है संज्ञा उपवाक्य। अगला वाक्य है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। इस वाक्य में वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। उपवाक्य है इसमें, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। भेद है विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य का कौन सा भेद है? विशेषण उपवाक्य। ग, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। इस वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। इसमें उपवाक्य है गया के घर से नाहक भागे। भेद है उपवाक्य का संज्ञा उपवाक्य। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। इस वाक्य का वाक्य भेद है मिश्र वाक्य। उपवाक्य है तो बिकेंगे और भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। डा में है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। इस वाक्य में, इस वाक्य का भेद है वाक्य भेद मिश्र वाक्य। उपवाक्य है इसमें, तो बेमारे न छोड़ता और भेद है उपवाक्य का क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 5 मुहावरे छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उत्तर देखो बच्चों। पहला मुहावरा है जी तोड़ काम करना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, भारतीय श्रमिक जी तोड़कर काम करते हैं। अगला मुहावरा है गम खा जाना। गम खा जाना, इसका वाक्य में प्रयोग होगा, भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी है कि वे गम खा जाते हैं, हाय तौबा नहीं मचाते। अगला मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अगला मुहावरा है दांतों पसीना आना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्रिकेट के मैदान से कुत्ते को बाहर खदेड़ने में माली को दांतों पसीना आ गया। कसर उठाना मुहावरा है। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा रखते। इस प्रकार दोस्तों, आज आपने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ 2 बैलों की कथा पाठ के प्रश्नों का हल देखा। आशा है कि आपको सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।